हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा अभी तक जो भी 2026 में एग्जामिनेशंस हुए हैं उनके साइंस के जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये इसका पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने बीपीएससी ऑडिटर जो था इसके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो थे, टोटल 37 साइंस के सवाल पूछे गए थे, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एपीओ का एग्जाम जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका 15/7/2026 को एग्जामिनेशन हुआ था। 15 जुलाई को ही हुआ है, रिसेंट है। और यहाँ पे भी आपको 37 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स मतलब सीधा सा फैट समझ लो। लिपिड्स जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, क्यों? लिपिड्स जो होते हैं, फैट जो होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, उन पे तैरते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो देखो, वाटर देखो क्या है। पहले बात आती है वाटर की। तो वाटर है जो H2O है। ठीक है, वाटर है जो H2O है। ये क्या है? तो मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था कि ये पोलर है। ये एक पोलर है। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट है, पोलर विलायक है। पोलर मतलब ध्रुवीय होता है। ठीक है, तो ये ध्रुवीय सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक है। और इसमें आपको आंशिक पॉजिटिव और आंशिक नेगेटिव आवेश जो है वो इसमें होते ही हैं। इनके जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं आंशिक रूप से, और नेगेटिव भी होते हैं आंशिक रूप से। ठीक है, और वहीं जब आप लिपिड्स की बात करेंगे, फैट की बात करेंगे, तो फैट क्या है? आप जब लिपिड्स की बात करेंगे, फैट की जब आप बात करेंगे, तो फैट पता है क्या है? फैट जो है वो एक हाइड्रोकार्बन चेन है। फैट जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन है। फैट जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन होता है, एक लंबी श्रृंखला होती है। और ये क्या है? फैट जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन है। और फैट जो है ना, वो नॉन पोलर होता है, अध्रुवीय होता है। नॉन पोलर, नॉन पोलर होता है। ठीक है, और आपको पता है कि ध्रुवीय के साथ ध्रुवीय ही घुलता है, और अध्रुवीय के साथ अध्रुवीय ही घुलता है। पोलर के साथ नॉन पोलर नहीं घुल सकता है। ये मैंने आपको केमिस्ट्री वाला जो लेक्चर था वहां पे बताया था। अब चूंकि जो फैट है वो नॉन पोलर है, तो यह पानी का जो पोलर अणु होता है ना, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं सकता। उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। इसीलिए जो फैट होता है, जो लिपिड होता है, वो पानी से दूर भागती है। और इसी गुण को जो है वो हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। ये जो गुण होता है, इस गुण को हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। तो दीज आर हाइड्रोफोबिक। पानी से डर लगता है, जल विरोधी हो गई। तो ये आपको समझ में अब आ गया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये समझ में आपको आ गया। बाकी नेचुरल होता है, मतलब पीएच जो है वो 7 है। इसका सीधा सा मतलब है कि नेचुरल से कोई भी जो घुलने का संबंध नहीं होता है। ठीक है, और हम और बात करें, ऑप्शंस तो वैसे कुछ है नहीं। स्नेही मतलब जो होता है वो हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब होता है। इसका अर्थ होता है कि जो पानी से बहुत ज्यादा जो है वो प्रेम करे। तो यदि वसा जल स्नेही होता तो ये पानी में घुल जाता, ऐसा नहीं है। जैसे प्रेम करने वाला कौन है? हाइड्रोफिलिक जो घुल जाए। तो हाइड्रोफिलिक में कौन आएगा? हाइड्रोफिलिक में आएगा शुगर, शुगर प्लस वाटर, चीनी और पानी, चीनी और नींबू, ये सब हाइड्रोफिलिक में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो ज्विटर आयन भी एक आपका आ रहा है। तो ज्विटर आयन वैसे अणु होते हैं जिनमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आवेश होते हैं। दो ज्विटर जो आयन होते हैं, ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के आयन्स जो है वो होते हैं। और यह जो है, ये गुण जो होता है जिटर आयन वाला, ये अमीनो एसिड में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड प्रोटीन से बना हुआ है, ये आपको पता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कैसे होता है आपको पता है?
तो यस, मैंने आपको बताया है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो होता है वो बाइल जूस के द्वारा किया जाता है। फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ा जाता है, उसी को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है, पायसीकरण कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है वो बाइल जूस के द्वारा होता है, और इसके बाद ही लाइपेज जो एंजाइम होता है वो उस छोटे छोटे फैट के टुकड़े को पचा पाता है, अदरवाइज पचा के उसको जो है वो जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है उसमें नहीं तोड़ पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। जब आप साबुन को देखते हो कि साबुन क्या करता है, सोप जो होता है, घरेलू सोप जो होता है, तो साबुन के अणु जो है ना, साबुन के अणु का एक जो छोर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब कि वसा, तेल, इन सब से वो जुड़ जाता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है। मतलब पानी से नहीं जुड़ता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है। और दूसरा सिरा जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब दूसरा सिरा जो है वो पानी से जुड़ जाएगा। और इसी कारण से साबुन जो है वो तेल और पानी को मिलाकर कपड़े जो है वो साफ कर सकता है। ठीक है। तो ये मिसेल फॉर्मेशन इसको कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। वसा जो होता है, वो फैट जो होता है वो पानी में नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता? क्योंकि पानी जो है वो पोलर है। लेकिन ये फैट जो है वो कहाँ कहाँ घुल जाएगा, तो फैट जो है वो नॉन पोलर के साथ तो घुलेगा ही। तो नॉन पोलर कौन सा होता है? तो नॉन पोलर का एग्जांपल आप याद रख लो, ये बेंजीन के साथ घुल जाता है। ये बेंजीन के साथ घुल जाता है। ये जो है वो आपका ईथर के साथ घुल जाता है। ये जो आपका एल्कोहल के साथ घुल जाता है, एल्कोहल के साथ जो है वो घुल जाएगा। ये जो है वो आपका वो क्लोरोफॉर्म के साथ घुल जाएगा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ जो है वो घुल जाएगा। तो ये सब जितने भी ऑर्गेनिक विलायक होते हैं इनमें आसानी से ये घुल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लिपिड्स क्या होते हैं? तो वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जल विरोधी होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। वाटर क्या है? पोलर होता है। और नियम घुलने का क्या होता है? तो लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब ध्रुवीय जो है वो ध्रुवीय में घुलेंगे, अध्रुवीय जो है वो अध्रुवीय में घुलेंगे। ज्यूटर आयन किससे संबंधित है? तो वो अमीनो एसिड से संबंधित है। बस इतना याद आपको रखना है। सवाल पूछा जा रहा है कि जो टैक्सोनॉमी होती है, तो टैक्सोनॉमी की हायरार्की में कैसे होता है? तो मैंने एक आपको बताया था, पीसी ऑफ है, पीसी ऑफ है, पीडी पढ़ो, जीएस पढ़ो, नॉट पीडी, जीएस पढ़ो। ये याद रखिएगा। तो पी जो होता है, और इससे पहले आपको किंगडम लिख लेना है, क्योंकि किंगडम जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। किंगडम जो है वो सबसे बड़ा होता है। अब उसके बाद देख लो कि किंगडम के बाद क्या आएगा। पी से जो है वो फाइलम आएगा, तो किंगडम के बाद फाइलम आ रहा है, ठीक है, ये गलत हो गया। फाइलम के बाद क्या आएगा? सी। फाइलम के बाद जो है वो क्लास आ रहा है, तो यस, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो ये क्लास आया, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप आसानी से जा सकते हो। ठीक है। डी के साथ आप आसानी से जा सकते हो। तो आपको समझ में आया कि सबसे पहले किंगडम होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में एनिमेलिया देख लो, एनिमेलिया क्या है? हमारा किंगडम है। उसके बाद हमारा फाइलम जो है वो डिवीजन हो गया, कि कैसे कैसे डिवीजन होता है। उसके बाद क्लास आता है जिसको वर्ग कहते हैं, देन गण आता है, ऑर्डर जिसको कहा जाता है। फिर जो है वो फैमिली आती है, फिर जो है वो जीनस आता है, तब जाके सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको जो है वो स्पीसीज बोलते हैं, उसको जो है वो जाति कहा जाता है, वो सबसे छोटी है। ये सवाल जो है वो पूछा जाता है, और ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। ट्रिक आपको मैंने बता दिया। पीसी ऑफ है, जीएस पढ़ो, या फिर और कई सारे निमोनिक्स जो है वो आप भी अपने अनुसार जो है वो याद रख सकते हो। बाकी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है वो कार्लोस लिनियस कहलाता है। जो बायो नोमेनक्लेचर जो होता है, द्विनाम पद्धति जो होता है, उसमें पहला जो नाम होता है वो जीनस का होता है, ये भी लिनियस नहीं दिया था, और दूसरा जो नाम होता है वो स्पीसीज का होता है, जैसे हेमोसिपियंस, हेमोसिपियंस याद आपको रखना होगा। ये ऑर्डर पूरा याद रखिएगा। पीसी ऑफ है, जीएस पढ़ो। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। रेलवे ट्रैक जो होता है, उन रेलवे ट्रैक के बीच में, रेलवे ट्रैक जो होता है उन रेलवे ट्रैक के बीच में जो है वो जो गेजेस लगाए जाते हैं, स्लीपर बिछाए जाते हैं, यही आपसे सवाल जो है वो पूछा जा रहा है, किस लिए?
ये जो स्लीपर बिछाए जाते हैं ये किस लिए, इसका रीजन जो है वो क्या होता है? तो देखो, आपको पता है कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। यूनिट एरिया पे लगाया गया जो फोर्स होता है, ठीक है, यूनिट एरिया पे लगाया गया फोर्स होता है, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एरिया अगर हम बढ़ाएंगे, एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो है वो घट जाएगा, एरिया जो है वो हम घटाएंगे तो प्रेशर जो है, प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, इतना याद रखो अभी। ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया। अब ट्रेन का वजन क्या है, ट्रेन का वजन जो है वो फोर्स है, ट्रेन का वजन जो है वो क्या है, वो फोर्स है। अब ट्रेन का वजन जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ट्रेन का वजन जब बहुत ज्यादा है और यदि पटरियां जो है वो सीधे जमीन पर रखती जाती तो कम क्षेत्रफल के कारण जमीन पर अत्यधिक दाब पड़ता, बहुत ज्यादा जो है वो दाब पड़ जाता जमीन पे, और दाब पड़ने से क्या होता कि पटरियां जो है वो जमीन जमीन में जो है वो धंसने लगती, तो जमीन में तो उसको धंसने नहीं देना है ना। अब पटरियों के नीचे जो है वो लकड़ी, कंक्रीट और जो है वो स्लीपर्स, जो चौड़ी स्लीपर्स जो होती है ना वो बिछाई जाती हैं। अब इनको बिछाने से क्या होता है ना कि जमीन के संपर्क का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। अब इससे जमीन पर पड़ने वाला जो प्रेशर होता है वो घट जाता है और ट्रेन ट्रेन जो है वो आसानी से सुरक्षित रूप से जो है वो गुजर जाता है। तो यहां से हमारा आंसर होगा प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेस प्रेशर। ठीक है, डिक्रीजेस प्रेशर, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एकदम आसान सा इसी फॉर्मूले से जो है वो था। अन्य उदाहरण आप प्रेशर वाला लेके चलो, तो स्कूल बैग जो होता है ना, तो स्कूल बैग में आप स्ट्रैप्स देखते हो लगी होती है जो आप टांगते हो कंधे पे जो रहता है, तो वो चौड़ी बनाई जाती है ताकि कंधे पर जो है वो दबाव कम पड़ सके क्योंकि एरिया ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, जो ऊंट होता है ना, कैमल जो होता है, कैमल के पैर जो है वो चौड़े होते हैं जिससे रेत पर जो है वो प्रेशर कम पड़े और आसानी से जो है वो चल सके। उसके बाद जो है वो कील को आप देखो, कील का सिरा जो है वो नुकीला बनाया जाता है ताकि उसका एरिया जो है वो कम हो जाए, क्षेत्रफल जो है वो कम हो जाए, ताकि हम जैसे ही उस पर दबाव डालें तो सबसे अधिक जो है वो फोर्स लग जाए और आसानी से वो अंदर चला जाए। दाब जो होता है उसका एसआई यूनिट पास्कल होता है, या फिर उसको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी कह सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो, ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि लिपिड, प्रोटीन्स एवं न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो सभी विषाणुओं में पाए जाते हैं। जो विषाणु होते हैं उनमें लिपिड्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, ये पूछ रहा है। तो हम यदि वायरस की बात करेंगे तो वायरस जो होता है वहां पे न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। उसके साथ ही साथ उसका जो है वो, ऐसे अगर कोई ऐसे वायरस है, ठीक है, ये कोई ऐसे वायरस है, तो इस वायरस के अंदर जो है वो क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, और ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ इसका जो है वो एक ढक्कन होता है, ये जो आपका बाहरी जो आवरण दिख रहा है, मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये जो आवरण होता है इसको कैप्सिड कहा जाता है, ये जो है वो कैप्सिड होता है, और ये किस चीज का बना हुआ होता है, ये कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, ये जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। अब लिपिड्स जो आपको दिख रहा है, लिपिड्स मतलब क्या होता है, लिपिड्स मतलब फैट। लिपिड जो होता है वो सभी विषाणुओं में नहीं पाया जाता, लिपिड्स का जो आवरण होता है वो केवल कुछ ही ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें पाया जाता है। तो सभी विषाणुओं में जो लिखा गया है कि सभी विषाणुओं में पाया जाता है, ऐसा नहीं होता है, तो इस कारण से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड आर फॉर्म्ड इन ऑल वायरसेस, नो, इट इज नॉट फॉर्म्ड इन ऑल वायरसेस। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका कारण पढ़ते हैं, विश्लेषण जो है वो पढ़ते हैं कि आर जो है वो क्या कह रहा है। आर कह रहा है कि ओनली फ्यू एनिमल वायरस लाइक हर्ब्स आर
लेपोवायरस। कुछ ऐसे केवल कुछ ही जंतु वायरस ऐसे होते हैं, जैसे हर्पिज विषाणु जो होता है वो लाइपोवायरस है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। जो भी वायरस होता है, तो उस वायरस का यदि बाहरी जो लिपिड होता है, वसा का जो आवरण होता है, उन्हें जो है वो लाइपोवायरस जो है वो कहते हैं। ठीक है, ये जो आपने देख लिया ये वायरस का, अभी इसी वायरस में यदि आपका जो है, इसी वायरस में यदि ये आवरण आपका, ये जो आवरण है, मान लिया कि इसको बना देता हूं मैं येलो से, ये बाहरी आवरण ऐसा है। ये बाहरी आवरण यदि आपका लिपिड का हो, यदि ये बाहरी आवरण आपका फैट का हो, तो इसको स्पेशल नाम दिया गया, इसको बोलेंगे लाइपोवायरस। ठीक है, इसको बोलेंगे लाइपोवायरस, लाइपोवायरस, या फिर इसको कहा जा सकता है इनवलप्ड वायरस, इनवेलप्ड वायरस, इन्वेलप्ड वायरस जो है वो इसे कहा जाता है। ठीक है, अब जो हर्पिस वायरस होता है, एचआईवी वायरस होता है, कोरोना वायरस होता है, ये सब इसके उदाहरण होते हैं जहां पे फैट होती है, जहां पे फैट होती हैं। तो इसके उदाहरण जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसके एग्जाम्पल्स में आपको लिखना है हर्पीज वायरस। क्या होगा, हर्पीज वायरस, जिसका लीवो वायरस होता है, लिपो वायरस होता है, मतलब फैट होता है, लिपोप्रोटीन। उसके बाद जो है वो एचआईवी वायरस, उसमें भी इन्वेलप जो है वो फैट होता है। उसके बाद जो है वो सार्स कोवैक 2 जो होता है, जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है, ये भी इसका उदाहरण है। तो अधिकांश जो पादप वायरस होते हैं, प्लांट वायरस होते हैं, और जो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, उनमें लिपिड आवरण जो है वो नहीं होता, वे नॉन इन्वेलप्ड होते हैं। तो इसीलिए आर जो है वो बिल्कुल सही तथ्य है कि केवल कुछ ही जंतु विषाणु हैं, जैसे हर्पीज विषाणु, उनमें लाइपो वायरस है। लाइपो वायरस मतलब कि वो फैट का इन्वलप उसके उसके पास है, ये कुछ ही होता है, बस सीमित होता है, वही पूछा गया है। तो यहां से आपका आंसर कौन सा बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि ए जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है। ए जो है वो गलत है और आर सही है, ये ध्यान रखना है। बाकी वायरस जो है वो कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग के साथ। वायरस जो है इसकी खोज सबसे पहले 1892 में दिमित्रियस इवानोविस्की के द्वारा टोबैको मोजाइक वायरस टीएमवी जो है वो खोजा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। वायरस जो होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए या तो आरएनए होगा, प्रोटीन का कोटिंग होती है जिसको कैप्सिड जो है वो कहा जाता है। इसके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल बस ऐसे ही जो है वो उसका जो उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें वो होता है। लिपिड का इन्वेलप जो है वो कुछ ही वायरस होते हैं जिनमें होता है, जैसे एचआईवी, हर्पिस, कोरोना, और उसको जो है वो इन्वेलप्ड वायरस या फिर लिपो वायरस कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है, डिवाइस और आउटपुट एनर्जी की बात हो रही है। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन जो है उसका क्या काम है, सही सुमेलित नहीं की बोल रहा है। ठीक है, तो माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन जो है वो हम क्या बोलते हैं, तो माइक्रोफोन में हम साउंड देते हैं, तो साउंड एनर्जी उसका इनपुट हो गया। तो हमने साउंड उसको दिया, साउंड को लिया और उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया और उसके बाद भेज दिया दूसरे के पास, तब जाके वो आपका जो है वो वहां का माइक, वहां का जो रिसीवर होगा वो रिसीव करेगा और उसको फिर से उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और जो आपका जो आपका साउंड बॉक्स होगा उससे वो निकल जाएगा आवाज। तो ये सही है, माइक्रोफोन जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, तो ये तो सही हो गया। दूसरा जो है वो क्या कर रहा है कि पंखा जो है वो, फैन जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, तो ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पंखा चलने के लिए हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत होती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ही हम इनपुट के रूप में यूज करेंगे पंखे में। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम इनपुट के लिए यूज करेंगे, ना कि वो आउटपुट होगा। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को इनपुट में यूज करेंगे और पंखे के अंदर लगा मोटर जो है वो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को घुमाने में जो है वो बदलता है, और यानी कि वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। तो फैन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये समझ में आपको आना चाहिए। एलिवेटर मूविंग अप,
ऊपर जाती हुई लिफ्ट जो है वो क्या करती है, ऊपर जाती हुई जो लिफ्ट है वो क्या करती है, तो ऊपर जाती हुई लिफ्ट एलिवेटर मूविंग अप जो होता है, तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसकी हाइट जो है वो बढ़ते चली जाती है, हाइट जो है वो बढ़ते चली जाती है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ते चली जाती है वस्तु का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो मूवी एलिवेटर मूविंग अप जो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते चला जाता है, तो ये भी सही है। ये हमारा आंसर हो गया। और कार यांत्रिक ऊर्जा, कार जो है वो उसका आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी होता है, तो उसमें हम ईंधन को केमिकल एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, और हमारा यार्ड आउटपुट जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी के रूप में हमें मिलता है, तो ये ध्यान आपको रखना है। बाकी डायनमो और जनरेटर की बात करें तो वो क्या करता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करता है, और माइक्रोफोन जो है वो साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल जो होता है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। बस इतना है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी जो है वो निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो वो थोड़ा सा ज्योग्राफी का ये सवाल आ गया है। चलो फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ कि लाल मिट्टी कहाँ जो है वो पाई जाती है। ये अच्छा सवाल है, ये शायद जो है वो आई थिंक एसआई जो हुआ था ना उसमें भी ये सवाल जो है वो पूछा गया था। अभी मद्य निषेध वाला जो हुआ है उसमें 12 तारीख को, उसमें ये सवाल जो है वो आया था। देखो, रेड सॉइल जो होती है वो मुख्य रूप से दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में जो है वो मिलता है। ऐसे ये है ना, तो यहाँ पे दक्कन का पठार है, तो इसका जो है वो क्या होता है, इसके जो है वो पूर्वी भाग में, ऐसे पूरा कर लो ना, ऐसे जो है वो दक्कन का पठार होता है, ऐसे। तो इसका जो है वो दक्कन का पठार का जो वो पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है ना, वहां पे जो है वो रवेदार अग्नेय चट्टान के टूटने से ये बनती है। तो ये रेड सॉइल जो है वो कैसे बनती है, तो रेड सॉइल जो है वो क्रिस्टलियन इग्निशियस रॉक्स के टूटने से बनती है। तो ये जो है वो रवेदार अग्नेय चट्टान, रवेदार आग्नेय रॉक्स जो है ना उनके टूटने से ये बनती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। रेड सॉइल मिलता कहाँ है, तो साउथ में मिलेगा, दक्कन का पठार जो होता है दक्षिणी भाग में, और उसका थोड़ा सा पूर्वी भाग में। तो पूर्वी भाग में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है वो छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा। ऐसे कहूँ तो ज्यादा अच्छा, ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे जो है वो छोटा नागपुर का पठार ऐसे आ जाएगा। तो छोटा नागपुर का पठार है उस एरिया में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आपको यहीं पे इसका जो है वो मालदा गैप यहाँ पे आता है, और उस मालदा गैप के बाद यहाँ पे जो है वो मेघालय का पठार आता है। और उस मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां होती है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, और इसी तरह से मिकिर और रेंगमा भी होता है, वो भी इसी जो है वो दक्कन का पठार का ही पार्ट होता है, जो कि असम में है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या बन जाएगा कि आपका जो है वो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, वहां पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गारो हिल्स ऑफ मेघालय है, वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश में ये नहीं देखने को मिलेगा, तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश में ये नहीं देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ केरल जो है वहां पे काफी वर्षा होती है, इस कारण से वहां पे जो क्या होता है, वहां पे सॉइल इरोजन होता है, और वहां पे जो है वो निक्षालन होता है, लीचिंग होता है, उच्च तापमान होता है, भारी जो है वो निक्षालन होता है, बहुत वर्षा होती है। इसके स्वरूप वहां पे जो लेटेराइट मिट्टी बनती है, केरल में जो बनती है ना, उसको लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है, तो ये भी जो है वो गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 हमारा सही हो गया, 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाओगे, 1 और 2 सही है। बाकी आपको समझ में आ गया। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स होती है मेघालय में, और कभी और पढ़ लेंगे हम। अब ये रेड सॉइल होती है, ये लाल क्यों होती है, तो लाल होती है आयरन ऑक्साइड के कारण। पीली मिट्टी, तो जब लाल मिट्टी पानी सोख लेती है ना, तो वो जो है वो पीली हो जाती है। ये सवाल जो है वो एसआई मेंस में पूछा गया था। रेड सॉइल जो है वो येलो जो है वो कब हो जाएगा, तो जब वो हाइड्रेटेड हो जाएगी, जब वो हाइड्रेटेड हो जाएगी, पानी को सोख लेगी। यह मिट्टी जो है वो बहुत कम उपजाऊ होता है, लेकिन उर्वरकों के यूज करके हम यहाँ पे मोटे अनाज जो होते हैं ना, मिलेट्स, पल्सेस, टोबैको, इन सबको यूज कर सकते हैं।
भारत का जो आईसीएआर है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अनुसार भारत में 8 प्रकार के मिट्टी जो है वो पाई जाती हैं और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जो है वो एल्यूवियल सॉइल पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो पाई जाती है। बांगर और खारदा 2 पार्टों में ये बढ़ता है। और उसके बाद जो है वो लाल मिट्टी लगभग 18.5% जो एरिया है वहां पे ये पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं। सवाल है कि किस रोग की रोकथाम में सिकल सेल एनीमिया जो है वो सहायक है। सिकल सेल एनीमिया जो है वो किस रोग के रोकथाम में है। तो देखो, सिकल सेल होता है ना, ऐसे अगर शेप है आरबीसी का, तो आरबीसी का जो शेप होता है वो उव्या अवतल होता है। उव्या अवतल होता है। तो आरबीसी का जो शेप होता है ना वो खराब हो जाता है। आरबीसी का जो शेप होता है ना वो इसमें खराब हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो एक जेनेटिक बीमारी है, ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, जिसमें आरबीसी का जो आकार है वह गोल होना चाहिए था। बेसिक आरबीसी जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो सिकल जैसा हो जाता है, हाशिए जैसा हो जाता है। ठीक है, बेसिक मैं ऐसे बताऊं तो ये जो है वो ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये हंसुए जैसा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जो है वो हो जाता है, अर्धचंद्राकार हो जाता है। ठीक है, तो इसी को सिकल सेल एनीमिया जो है वो कहा जाता है। और ये जो है वो मलेरिया से बचाव में यूज होता है। मलेरिया का जो परजीवी है उसका क्या नाम है, उसका प्लाज्मोडियम नाम है। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो परजीवी होता है वो अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य की गोल और स्वस्थ जो आरबीसी है उनके अंदर जो है वो घुसता है। लेकिन जिन लोगों में सिकल सेल का लक्षण होता है, सिकल सेल एनीमिया होती है, उनकी जो है वो, जिन लोगों में ये सिकल सेल एनीमिया होती है उनकी आरबीसी का आकार जो है वो असामान्य होता है और वो जल्दी जो है वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, वो जल्दी जो है वो नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो है वो सही तो आरबीसी का कंडीशन होता नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है वो हेट्रोजॉगस कंडीशन जो है वो कहा जाता है। ये जो लक्षण होता है इसको हेट्रोजॉगस कंडीशन कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इस कारण से मलेरिया का जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम फ्लैसीपैरम जो होता है, वो उन सिक्कल आकार की जो आरबीसी है उसके अंदर जीवित नहीं रह पाता है और अपना चक्र जो है वो पूरा नहीं कर पाता है। इस कारण से आपको मलेरिया जो है वो नहीं हो पाता है। तो यही कारण है कि अफ्रीका के मलेरिया ग्रस्त जो क्षेत्र होता है वहां वहां उस क्षेत्र में कृतिक ने सिकल सेल एनीमिया वाले लोगों को जीवित रखने का एक जो है वो इवोल्यूशनरी एडवांटेज जो है वो दिया है। तो ये मलेरिया हो जाएगा आंसर। ये याद आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ब्लड से रिलेटेड है तो एनीमिया के साथ चले जाएंगे, नहीं। ठीक है, थैलेसीमिया आपको पता है ये एक अनुवांशिक, ये भी जो है वो थैलेसीमिया ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया है, ये भी एक जेनेटिक बीमारी है। ये जो है वो थैलेसीमिया है, ये भी एक जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक बीमारी है। इसमें हीमोग्लोबिन जो है ना वो कम बनता है और सिकल सेल इसमें नहीं होता है। तो इसमें क्या होना है, इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो कम बनता है। हीमोग्लोबिन जो है वो कम बनता है। उसके बाद हीमोफीलिया आपको देखने को मिल रहा है, यह भी एक जो है वो जेनेटिक बीमारी ही है, जेनेटिक बीमारी है। इसमें चोट लगने पर खून जो है वो जमता ही नहीं है, तो ब्लड का जो है वो क्लॉट नहीं होता, ब्लड क्लॉट जो है वो नहीं होता है। रॉयल डिजीज भी इसमें कहा जाता है। और ये होता क्यों है, तो ये जो है वो एक फैक्टर 9 नाम का कंपोनेंट होता है जो उसमें जीवन से होता ही नहीं है, इस कारण से ये होता है। ठीक है, उसके बाद एनीमिया आपको पता है आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन की कमी का सामान्य नाम जो है वो एनीमिया होता है। ठीक है, बाकी हम बात करें कि सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में छठे स्थान पर ग्लूटामिन एसिड की जगह वेलिन आ जाने के कारण जो है वो होता है। तो ये जो है वो ऐसे ही आपको नोट करके याद रखना है। कभी भी सवाल ऐसा टफ करके पूछा जाएगा तो मैं आसान भाषा में इसको लिखवा देता हूँ। देखो, सिकल सेल एनीमिया जो है वो कैसे होता है, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो है ये सवाल आपसे पूछा गया कि ये होता कैसे है, क्या कंडीशन बनती है। तो देखो, कंडीशन क्या बनती है कि सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है, यहाँ पे क्या है, इसका जो है वो ब्लड है,
ब्लड में जो है वो आरबीसी है, आरबीसी में जो है वो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन का बीटा चेन होता है। इसमें कई सारे चेन होता है अल्फा बीटा करके। तो इस हीमोग्लोबिन का बीटा चेन होता है, बस इतना ही याद रख लो, बीटा चेन होता है। हीमोग्लोबिन का बीटा चेन होता है। तो बीटा चेन का जो सिक्स्थ नंबर का पोजीशन होता है, बीटा चेन का बीटा चेन का सिक्स्थ पोजीशन जो होता है, छठा स्थान जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें होना चाहिए था क्या, उसमें होना चाहिए था ग्लूटामिन एसिड। होना चाहिए क्या, ग्लूटामिन एसिड, ग्लूटामिन एसिड। लेकिन लेकिन होना चाहिए ग्लूटामिन, लेकिन है क्या, होना तो ग्लूटामिन चाहिए था, लेकिन है क्या, तो वहां पे जो है वो वेलिन आ जाता है, वेलिन होता है। तो कभी भी सिकल सेल एनीमिया से सवाल पूछा जाए तो आपको ये याद होना चाहिए, कुछ समझ में आए या फिर ना आए। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ सिकल सेल एनीमिया का, ये क्या हुआ, ये म्यूटेशन हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन, म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन इसे कहा जाता है। मलेरिया जो है वो कहाँ से होती है, तो मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है, उससे होती है। मलेरिया की जो दवा होती है वो कुनैन की छाल से निकलती है, जो कि सिनकोना की पेड़ है, उसके छाल से कुनैन जो है वो मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। सवाल है कि आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात कर रही है। देखो, तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है, वो प्रिंसिपल है, वो क्या है, तो जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है, एक लिक्विड है, ठीक है, एक लिक्विड है। अब इस लिक्विड में हमने क्या किया, हमने इस लिक्विड में एक वस्तु है उसको डुबा दिया है। ठीक है, एक वस्तु है उसको हमने इस लिक्विड में डुबा दिया है। अब क्या होगा, तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से आप डुबाते हो तो उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है। जैसे ही आप डुबाते हो ना, तो ये ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, और इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं उत्प्लावन बल। इसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स, इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, बायंट फोर्स इसे कहा जाता है, जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। मतलब जितना पानी बाहर निकलेगा ना, आपने उसको डुबाया तो पानी बाहर निकलेगा, तो पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितना उस वस्तु का वेट होगा, जितना उस वस्तु का वेट होगा उतना ही पानी निकलेगा। तो इसी को जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है, इसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो कहा जाता है। अब आप कथन एक की बात करते हैं, तो लैक्टोमीटर का उपयोग जो है वो दूध की शुद्धता पता करने के लिए किया जाता है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, लेकिन देखते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार सही है कि नहीं है। तो लैक्टोमीटर जो है वो दूध की शुद्धता नापता है, वो कैसे नापता है, तो वो क्या करता है ना, कि उसमें जो पानी मिला हुआ है ना, उसकी मात्रा को नापता है। तो यह दूध की जो है वो क्या करता है ना, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर जो है वो दूध का स्पेसिफिक हीट नाप, स्पेसिफिक डेंसिटी नापता है, उसका जो विशिष्ट घनत्व होता है ना वो नापता है, स्पेसिफिक डेंसिटी नापता है, विशिष्ट घनत्व, विशिष्ट
घनत्व नापता है, स्पेसिफिक डेंसिटी जो है वो नापता है। और यह जो है वो आर्किमिडीज के तैरने वाला जो सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग पर ही काम करता है। तो इस कारण से ये जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है वो द्रवों का घनत्व पता करने के लिए किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर किसी भी घनत्व, किसी भी द्रव्य लिक्विड है उसका डेंसिटी या फिर उसका विशिष्ट गुरुत्व नापने के लिए किया जाता है। और यह भी जो है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है कि वस्तु जो है वो द्रव में कितनी गहराई तक डूबी है, और यह द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी का स्टेटमेंट बी भी जो है वो सही हो जाता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक घनत्व और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी नापी जाती है दूध की शुद्धता में। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो दोनों हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ए और बी दोनों जो है वो सही हो जाएगा। लैक्टोमीटर एंड हाइड्रोमीटर दोनों जो है वो आर्किमिडीज का सिद्धांत और जो बायंट फोर्स है उस पर आधारित होती है। ध्यान आपको रखना होगा। जो शिप और सबमरीन चलता है तो लोहे की कील जो है वो पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का बना विशाल जहाज जो है वो पानी में नहीं डूबता है। तो यह भी जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण ही संभव है। जहाज का आकार ऐसा बनाया जाता है कि वह जो है वो अपने वजन से ज्यादा पानी ना हटा सके, ठीक है, अदरवाइज डूब जाएगा। दूध में जो खट्टापन आता है वो किस कारण से आता है, तो वो लैक्टिक एसिड के कारण आता है, जो कि दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस जो है वो हेल्प करता है। हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर जो होता है वो द्रव का घनत्व नापता है, लेकिन हाइग्रोमीटर की बात करें तो वो ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर है उसको नापता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, हैग्रोमीटर, ये ध्यान तीनों होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि किसी माइक्रोस्कोप का उपयोग करके जब जीवित कोशिकाओं को बिना रंगे अध्ययन करें, टू स्टडी द लिविंग सेल विदाउट स्टेनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड। बिना रंगे हमको किसी जो है वो जीव कोशिका है उसको अध्ययन करना है, तो उसमें कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, जो सेल्स होती है ना, सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए आमतौर पर हम उन्हें रंगते हैं, उन्हें जो है वो स्टेनिंग किया जाता है। अब स्टेनिंग जो है वो क्यों किया जाता है, जैसे कि हम उसमें ना आयोडीन या फिर सेफ्रानिन इन सब से स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग किससे करते हैं, तो स्टेनिंग जो है वो आप आयोडीन से करोगे, आयोडीन से करोगे, या तो आप जो है वो सेफ्रानिन से करोगे, सेफ्रानिन से करोगे। लेकिन रंगने वाला जो रसायन होता है, स्टेन्स जो होता है वो जहरीले होते हैं और वो जीवित कोशिकाओं को मार देते हैं। ये जो होते हैं स्ट्रेन्स जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, तो इससे तो वो जीवित कोशिकाएं मर जाएगी। और यदि हमें जीवित कोशिकाओं को अध्ययन करना है, लिविंग स्टेट में देखना है, जैसे कोशिका विभाजन या फिर अमीबा की गति है, इन सब को हमें देखना है, तो हमें उन्हें रंगना नहीं पड़ेगा, बिना रंगे हुए देखना पड़ेगा। तो जब हमें रंगना नहीं है तो इसके लिए हम फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। इसके लिए हम फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है उसको यूज किया जाता है। तो कौन सा माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाओगे। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो होता है वो एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक टेक्निक होता है, जो कि कन्वर्ट करता है फेज शिफ्ट को लाइट फेजिंग करके एक एक ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन को ब्राइटनेस लाकर और चेंज करता है उसको इमेज में। उतना ज्यादा नहीं समझना है डिटेल में, ठीक है। यहाँ माइक्रोस्कोप जो होता है वो प्रकाश की तरंगों के जो फेज होते हैं ना, उनमें होने वाला जो डिफरेंट छोटे छोटे बदलाव होता है ना, उनको पकड़ता है और ट्रांसपेरेंट जीवित कोशिकाओं का एक स्पष्ट और कंट्रास्ट जो है वो चित्र बना देता है। ठीक है। और यह भी बिना किसी रंग के ही बना देता है, तो आसान हो जाता है चीजों को स्टडी कर लेना, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप के बारे में आपको याद रखना है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो है वो किसने किया था, तो फ्रिट्ज जर्निके ने किया था 1932 में, और उसके लिए उन्हें जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला था। तो फेज कॉन्ट्रास्ट का जो डिस्कवरी है वो किसने किया था, तो वो किया था फ्रिट्ज फ्रिट्ज जर्निक
फ्रिट्ज जर्निके ने किया था, नोबेल भी इनको मिल चुका है। ठीक है। उसके बाद एस ई एम की बात करें, एस ई एम की बात करें तो एस ई एम जो है वो क्या है, तो यह इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करता है। इसको बोलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो होता है, यह जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करता है। और इनके जो नमूने होते हैं ना, स्पेसिमेन होता है ना, उन पर गोल्ड या फिर कोई भी धातु है उसकी परत चढ़ाई जाती है और उसे जो है वो वैक्यूम में रखा जाता है, जिससे जीवित कोशिकाएं जो है वो तुरंत मर जाती हैं। और ये जो है वो सरफेस का 3D चित्र जो है वो बनाता है। तो इससे होता क्या है, इससे जो है वो गोल्ड या फिर धातु की परत चढ़ाई जाती है। उसके बाद इसको वैक्यूम में रखा जाता है, उस वायरस को वैक्यूम में उस वायरस को रखा जाता है। ये ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है। और ये जो है वो 3D पिक्चर बनाता है, 3D ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो आपको ऑप्शन नंबर सी देखो, TEM जो दिख रहा है, ये क्या है? TEM, TEM जो होता है वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन बीम का यूज होता है। इसमें भी जो नमूना होता है, स्पेसिमेन होता है, वो बहुत पतला जो है वो उसको काटना पड़ता है। और इसमें भी जीवित कोशिकाएं जो है वो नहीं दिखी जा सकती है, वो मर जाती है। और यह कोशिका के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसकी तस्वीर लेने के लिए किया जाता है। उसके साथ ही साथ जो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है, ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है, ये जो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप होता है, इनमें कोशिकाओं को देखने के लिए फ्लोरोसेंट डाई जो है उसका यूज किया जाता है। तो ये भी मर जाता है, ये भी ध्यान आपको रखना होगा। बाकी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसका खोज जो है वो किसने किया था, पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसका खोज जो है वो किसने किया था, तो रुस्का और नॉल ने किया था। मैक्स नॉल और अर्नेस्ट रुस्का ने किया था। मैक्स नॉल एंड अर्नेस्ट नुस्का, याद आपको रखना होगा। तो फेज कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप होता है लिविंग अनस्ट्रेन ट्रांसपेरेंट सेल को देखने के लिए। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन होता है 3D सरफेस व्यू के लिए, डेड सेल के लिए ओनली यूज किया जाता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटरनल सेल ऑर्गेनिज्म है उनको देखने के लिए, डेड सेल के लिए यूज किया जाता है। स्टेनिंग मतलब रंगाई होती है जिससे बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है। सवाल देखो, एसिड से पूछा जा रहा है, सुमेलित आपको करना है कि कौन सा कहाँ पे मिलता है। तो देखो, लैक्टिक एसिड जैसे ही आपको दिखा, तो लैक्टिक एसिड जो है वो दूध के खट्टे होने का कारण है। अतः यह जो होता है वो दूध से दही बनने वाला जो प्रोसेस है। तो कर्ड सॉर, तो पहला का दो आ गया, तो ये खत्म, ये खत्म। तो ये जो है वो दो आ गया। एसेटिक एसिड जो होता है वो कहाँ होता है, तो एसेटिक एसिड जो होता है वो सिरका विनेगर है उसका मुख्य घटक है। सिरका जो होता है वो 5 to 8% एसेटिक एसिड का जलीय विलयन होता है। तो यहाँ पे सिरका कहाँ है, तो सिरका यहाँ है। 5 to 8% एसेटिक एसिड, तो ये जो है वो 1 हो गया। तो दो के बाद 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नहीं वाला। उसके बाद सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड जो होता है, या खट्टे जो फल होते हैं, रसदार फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। तो आप देखो लेमन यहाँ पे लिख रहा है, तो लेमन जो है उसमें मिलेंगे, तो ये जो सिट्रिक एसिड है वो 4 हो जाएगा। 4 जैसे ही हुआ तो ये भी खत्म, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाओगे। उसके बाद जो है वो मेथेनोइक एसिड आता है। तो मेथेनोइक एसिड जो होता है, इस मेथेनोइक एसिड को आम भाषा में फॉर्मिक एसिड जो है वो कहा जाता है। आम भाषा में इसको फॉर्मिक एसिड जो है वो कहा जाता है। और यह जो है वो लाल चिट्टी मधुमक्खी उन सब में जो है वो पाया जाता है, जो कि हमारी त्वचा में ये अम्ल छोड़ती है, जिससे हमको जलन जो है वो होता है। तो एंट का जो स्टिंग होता है उसमें ये मिलता है, तो एंट स्टिंग
उसमें ये मिलता है, तो यहाँ से जो है वो आपका 3 हो जाएगा, यहाँ से आपका 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यहाँ से जो है वो आपका जो है वो मेथेनोइक एसिड होगा, 4 का जो है वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? 2 1 4 3, ये वाला बनेगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ठीक है। 2 1 4 3, ध्यान आपको रखिएगा। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो टमाटर और पालक में पाया जाता है, स्पिनच जो है वो उसमें पाया जाता है। कपड़ों से लोहे का जंग को हटाने के लिए इसका जो उपयोग जो है वो किया जाता है। तो रस्ट को हटाना है किससे? क्लोथ से, कपड़े से। तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है? इसके लिए जो है वो ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड कहाँ होता है? तो वो टमाटर और पालक में होता है। टार्टरिक एसिड जो होता है वो इमली में पाया जाता है, और कच्चे अंगूर है उसमें पाया जाता है। मैलिक एसिड जो होता है वो एप्पल में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड और थकान से रिलेटेड आपको पता है कि लैक्टिक एसिड जो क्रैम्प आता है ना, हमारे मसल्स में जम जाता है लैक्टिक एसिड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, मैंने जो जरूरी था वो बता दिया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सवाल जो पूछा जा रहा है वो बोल रहा है कि अगार अगार एलर्जनिक अम्ल एवं जेली जो कि ग्रिसलेरिया नामक शैवाल से मिलता है, रासायनिक रूप से ये कैसा रसायन है? अगार अगार जो है उसके साथ ही साथ अल्जेनिक एसिड जो होता है, और उसके साथ ही साथ जेली जो है वो कहाँ से मिलता है? तो वो जो मिलता है वो ग्रेसलेरिया जो शैवाल होता है उससे मिलता है। ग्रेसलेरिया जो शैवाल होता है उससे मिलता है। और ये जो है वो कैसा केमिकली जो है वो कैसा होता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो समुद्री शैवाल जो होता है, सीवीड जो होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें कुछ विशेष प्रकार का चिपचिपे और जेली पदार्थ होते हैं जो कि पानी को सोखकर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, और वो उसके साथ ही वो फूल जाते हैं, और ऐसे को जो है वो फाइकोकोलाइट्स जो है वो कहा जाता है, या फिर हाइड्रोकोलाइट्स जो है वो कहा जाता है। फाइकोकोलाइट बोल दो या फिर हाइड्रोकोलाइट बोल दो, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाओगे, फाइकोकोलाइट, या तो आप इसको हाइड्रोकोलाइट बोल दो, हाइड्रोकोलाइट्स। इसमें क्या है? इसमें जो है ये आपका अगर जो है वो सवाल है, ये आपका अगर सवाल है तो इस सवाल का क्या होगा ना, ये सवाल का जो भित्ति होगा, सेल वॉल होगा। मान लिया कि ऐसे इसका सेल वॉल है, तो ये सेल वॉल जो होगा वो क्या होगा? सेल वॉल जो इसका होगा वहां पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है, एक जेली होता है, जो कि उसका काम क्या होता है? इसका काम जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे स्पेस बना दो, ऐसे जो है वो स्पेस बना दो कि इतना स्पेस है, और ये इतना स्पेस में क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। इसमें क्या किया? वाटर को ऐसे ऐसे एब्जॉर्ब कर लिया, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या हुआ? स्वेलिंग हो गया, फूल गया। तो वाटर एब्जॉर्ब करके जो फूलने का ये प्रोसेस हुआ ना, इसी को जो है वो फाइकोकोलाइड कहा जाता है। इसी को फाइकोकोलाइड जो है वो कहा जाता है। और अगार अगार जो शैवाल होता है, यह जो क्या है आपका, जो अगार अगार शैवाल है, ये क्या है? तो अगार अगार जो होता है वो रेड एल्गी होता है, रेडोफाइसी होता है, लाल शैवाल, रेड एल्गी। इसको आप जो है वो रेडोफाइसी बोलते हैं, रोडोफाइसी कहा जाता है, रोडोफाइसी इसे कहा जाता है। अब इसमें उदाहरण में क्या आता है? जैसे कि ग्रिसलेरिया, उसके साथ ही साथ गोलिडियम, इन सब से ये प्राप्त होता है। और इसका उपयोग जो है वो आइसक्रीम, जेली बनाना, प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों को उगाना, उन सब में ये मिलता है। तो ये अगार अगार रेड एल्गी है, ये कहाँ मिलता है? सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अगार अगार जो है वो कहाँ से मिलता है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए कहाँ। तो अगार अगार जो मिलता है वो मिलता है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल उससे मिलता है। और दूसरा जो है वो आपको याद रखना है,
गिलिडियम से मिलता है। दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। गिलिडियम से मिलता है। ठीक है, गिलिडियम से मिलता है। उसी के साथ साथ आपको एल्जीनिक एसिड या फिर एल्जीनिक जो है वो क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। एल्जीनिक जो होता है वो क्या होता है, तो जो एल्जीनिक है यह जो है वो ब्राउन एल्गी है, भूरा शैवाल है। ब्राउन एल्गी है, भूरा जो है वो शैवाल है, और इसको जो है वो फायोफाइसी कहा जाता है। फायोफाइसी जो है वो कहा जाता है, उसको रेडोफाइसी कहते हैं, और ये ब्राउन है एल्जीनिक, तो ये ब्राउन एल्गी फायोफाइसी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये भूरे शैवाल होते हैं, उनसे ये मिलते हैं एल्जेनिक एसिड, और इसका उपयोग जो है वो दांतों के जो सांचे हैं उनमें किया जाता है। ठीक है, दांत का सांचा बनाने में, दांत का सांचा जो बनाना होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। आइसक्रीम को गाढ़ा करने में एल्जेनिक एसिड को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फाइको कोलाइड्स जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए, फाइको कोलाइड्स। ठीक है, फाइको कोलाइड्स जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर फाइको कोलाइड हो जाएगा। बाकी और कुछ वैसा इंपॉर्टेंट है नहीं। ऑप्शंस को और देख लेता हूँ। और ऑप्शन जो है वो लाइपो पोलिस्केराइड की बात करें, लाइपोपोलिस्केराइड जो है वो एलपीएस को कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको एलपीएस कहा जाता है, लाइपोपोलिस्केराइड। यह जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बाहरी जो झिल्ली है उसमें पाया जाने वाला एक जो है वो जहरीला पदार्थ है, एंडोटॉक्सिक है। तो ये जो है वो टॉक्सिक होता है। ठीक है, किसमें मिलता है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वहां पे मिलता है, उसके आउटर झिल्ली में मिलता है। प्रोटीन आपको पता है। ठीक है, ये एक जो है वो प्रोटीन जो होता है वो अगार अगार और एंजेलिक प्रोटीन नहीं है। ये जो है वो क्या है, तो ये जो है वो अगार अगार ये सब जो है वो पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, और बाकी फास्फोलिपिड पता है। हाँ, यह जो है वो सेल मेम्ब्रेन का मुख्य घटक होता है, लिपिड या फिर वसा का प्रकार होता है। सवाल का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी कहलाता है, या फिर एल्गोलॉजी भी आप इसको कह सकते हो। रेड सवाल होता है, उसको जो है वो इसका रंग जो है वो लाल किसके कारण होता है, तो ये फाइको एरेथ्रिन के कारण लाल होता है। रेड फाइसी का रंग लाल जो है वो किस कारण से होता है, तो फाइको एरेथ्रिन के कारण। ब्राउन शैवाल का रंग जो है वो भूरा किसके कारण होता है, तो फ्यूकोजेंथीन के कारण। हमने ऑलरेडी इस बारे में बता रखा है, फिर से देखो मैं लिख देता हूँ। रेड एल्गी, रेड एल्गी का रंग जो है वो लाल क्यों है, तो ये होता है फाइको एरेथ्रिन के कारण। ये होता है फाइको एरिथ्रिन के कारण, फाइको एरिथ्रिन के कारण। ब्राउन एल्गी जो है इसका कलर ब्राउन क्यों होता है, तो ये होता है फ्यूकोजेंथीन के कारण। ये होता है फ्यूकोजेंथीन के कारण, फ्यूकोजेंथीन के कारण। उसके बाद जो है वो ब्राउन एल्गी हो गया। उसके बाद जो है वो कैरागीन है, यह भी एक फाइकोकोलाइड है जो कि लाल शैवाल से मिलता है। ठीक है, तो उतना आप उसको जानना नहीं है, बस रेड एल्गी का कलर, ब्राउन एल्गी का कलर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि ग्रेफाइट का उपयोग जो है वो उन भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है, ल्यूब्रिकेंट के रूप में किया जाता है, जहां तेल का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका कारण क्या है,
तो ये तो सही है, अभिकथन तो नॉर्मल है, सही ही है। दूसरा जो है वो बोल रहा है कि ग्रेफाइट की संरचना जो है वो परतों वाली होती है, जिसमें कमजोर वेंडर वाल फोर्स होता है, सबसे कमजोर वेंडर वाल फोर्स होता है, जिससे उसकी परत जो है वो एक दूसरे पर फिसल सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर नंबर बी बन जाएगा, एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है। तो लिब्रिकेंट के लिए, सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग जो है वो किया जाता है। ऑयल या फिर ग्रीस का यूज क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तुरंत ना जल के नष्ट हो जाएंगे, इस कारण से नहीं किया जाता। और ग्रेफाइट जो होता है वो ठोस स्नेहक के रूप में काम कैसे करता है, तो इसका कारण इसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु जो है वो हेक्सागोनल लेयर में व्यवस्थित होते हैं। ग्रेफाइट में कैसा होता है, तो यह स्ट्रक्चर भी आप ग्रेफाइट का याद रखिएगा, हेक्सागोनल होता है। ये भी सवाल पूछा गया, हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है, तो हेक्सागोनल में भी लेयर्स में होता है, लेयर्स में होता है। तो एक परत के अंदर कार्बन परमाणु जो है वो मजबूत कोवैलेंट फोर्स जो होता है, सहसंयोजक बल होता है, उससे जुड़ा होता है। लेकिन दो अलग अलग परतों के बीच जो है वो वांडर वाल फोर्स, जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, उसमें जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। इसी कारण से ये फिसलता है, तो फिसलने के कारण ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा सॉलिड ल्यूब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। पेंसिल में आप देखते होंगे, पेंसिल का जो लेड होता है वो वास्तव में जो है वो लेड नहीं होता, वो जो है वो क्या होता है, तो वो ग्रेफाइट का क्ले होता है, ग्रेफाइट और मिट्टी का मिश्रण होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो नॉन मेटल होते हुए भी ग्रेफाइट कार्बन का एकमात्र ऐसा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन केवल 3 अन्य कार्बन से जुड़े होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है, इस कारण से वो गुड कंडक्टर होता है। डायमंड भी है जो हीरा का अपरूप होता है, लेकिन यह जो है वो इंसुलेटर के रूप में काम करता है और प्रकृति का सबसे हार्डेस्ट पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें 3D टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर जो है वो होता है और कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो हीरे का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, 3D टेट्रावैलेंट, 3D टेट्रावैलेंट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, स्फीरोसोम जो है वो किससे संबंधित है? स्फीरोसोम इज एसोसिएटेड विथ, तो ये जो है वो फैट डाइजेशन से रिलेटेड है, फैट डाइजेशन से रिलेटेड है। हम समझते हैं चीजों को। जो स्फीरोसोम्स है वो मुख्य रूप से पौधे की जो कोशिकाएं है ना, उसमें फैट के सिंथेसाइजेशन और स्टोर से जुड़ा हुआ है, फैट के सिंथेसाइजेशन और उसके स्टोर से जुड़ा हुआ है। देखो डिटेल से इसको समझ लेते हैं। स्फीरोसोम होता है वो क्या होता है, वो एलोसोम भी इनको कहते हैं, इसको जो है वो ओलियोसोम भी कहा जाता है। स्फीरोसोम जो होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको ओलियोसोम भी कहा जाता है, ओलियोसोम भी इसे कहा जाता है। ये जो है वो केवल प्लांट सेल में ही पाए जाने वाला छोटे सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स है। कहाँ होता है, ओनली प्लांट में, ओनली प्लांट में। कैसा है, तो सिंगल सेल वाला होता है, सिंगल सेल वाला होता है। ठीक है, सिंगल सेल वाला होता है। और ये जो होता है सिंगल सेल वाला ऑर्गेनल्स है जो प्लांट में होता है, ये क्या करता है, तो वहां पे जो है वो सिंथेसाइज करता है और स्टोर करता है लिपिड्स को। वहां जो है वो संश्लेषण, सिंथेसाइज, सिंथेसिस एंड स्टोर करता है फैट को, लिपिड को। ध्यान आपको रखना है, इसका मुख्य काम जो होता है पौधे में विशेष करके तिलहन जो होता है, बीजों जैसे कि मूंगफली, सरसों, इसमें में फैट लिपिड का फॉर्मेशन करना और उसका स्टोर करना है। जब बीज जो है वो अंकुरित हो जाती है, जर्मिनेट हो जाती है, तो पौधे को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस समय स्फीरोसोम में मौजूद जो भी जो है वो लाइपेज होता है, एंजाइम जो होता है, वो इसी जमा की गई वसा को, फैट को, फैट डाइजेशन या फिर मोबिलाइजेशन ऊर्जा जो है वो देता है और इसे ही पादप कोशिकाओं का लाइसोसोम, लाइसोसोम ऑफ प्लांट सेल भी कहा जाता है। ठीक है, ओलियोसोम जो होता है इसको जो है वो प्लांट सेल का लाइसोसोम ऑफ प्लांट सेल,
लाइसोसोम ओलियोसोम को लाइसोसोम ऑफ प्लांट सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो फैट डाइजेशन, फैट का मोबिलाइजेशन जो है वो लाइपेज एंजाइम से यहीं से किया जाता है, जब बीज को अंकुरित होकर पौधे को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद आपको ग्लाइऑक्सीसोम भी पता होना चाहिए। ग्लाइऑक्सीसोम, यह जो है वो पौधा विशेष करके जो बीज होते हैं उनमें पाए जाने वाला एक माइक्रो माइक्रो बॉडी है। किसको समझना है? हमको समझना है ग्लाई ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम जो है वो कहाँ मिलता है? वो प्लांट में मिलता है। प्लांट में मिलता है, विशेष करके बीज जो होते हैं, सीड जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं उनमें पाए जाने वाला एक माइक्रो बॉडी है, जो कि फैट और शुगर में बदलता है। जो कि क्या करता है, इसका क्या काम है? तो इसको फैट को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। ठीक है। फैट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है और इसको ग्लायोलाइट साइकिल कहते हैं, ताकि अंकुरित पौधा जो है उसको ऊर्जा मिल सके। तो ये जो है वो क्या कहलाता है? ये जो है वो ग्लायो ग्लायोसाइलेट साइकिल बोलते हैं। ग्लायोजाइलेट साइकिल कहा जाता है, ग्लायोजाइलेट साइकिल कहा जाता है। लाइसोसोम जो होता है वो जंतु कोशिकाओं की सुसाइडल बैग है, जो कि पाचन का काम करती है। वैसे ही ओलियोसोम या फिर अस्फीरोसोम जो होता है वो पौधे में होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अस्फीरोसोम, ओलियोसोम ओनली प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वहां पाया जाता है, फैट डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। सिंथेजाइजेशन ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट, लिपिड, ये सब यूज होता है। ठीक है। इसको जो है वो लाइसोसोम भी आप कह सकते हो। उसके बाद फोटो रेस्पायरेशन ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, प्री ऑक्सीमो होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल, बाकी फोटो रिस्पायरेशन आपको पता है, जो और ऑप्शन है ना, फोटो रिस्पायरेशन, ये जो है वो यह प्रक्रिया जो है वो पौधे के 3 अंगकों में होती है, क्लोरोप्लास्ट, पर ऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, जो अभी मैंने बताया। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलना जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लास्टिड है उसमें होता है। और प्रोटीन पाचन तो आपको पता है कि प्रोटीन का पाचन जंतुओं में लाइसोसोम और पौधे में वैक्यूल्स है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये सब तो डिटेल से मैंने समझाया ही है। हाँ, कुछ जंतु है और उसके बाद उनका क्या वर्ग होता है इसके बारे में सवाल जो है वो पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस जो होता है, जिसको जो है वो सी हॉर्स कहा जाता है, समुद्री घोड़ा। सी हॉर्स जो होता है वो कौन सा फाइलम में आता है? तो सी हॉर्स जो होता है उसी का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो हिपोकैम्पस है। ठीक है। लेकिन यह वास्तव में कोई सच्ची मछली नहीं है। ठीक है। ये वास्तव में कोई जो है वो सच्ची मछली नहीं होती है। यह जो है वो पीसीज वर्ग में आता है। ये क्या है? तो मछली ही होता है, तो ये जो है वो पीसीज वर्ग में आता है। तो हिपोकैम्पस क्या है? वो मछली है। हिपोकैम्पस क्या है? वो मछली है। उसके बाद जो आता है वो है इक्थियोफिस। इक्थियोफिस। इक्थियोफिस क्या है? तो ये बिना पैरों वाला जीव है, जो केचुआ और सांप जैसा दिखता है, लेकिन यह वास्तव में जो है वो एक एम्फीबियन होता है। तो ये जो है वो एम्फीबियन होता है। 3 नंबर यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद टेस्टुडो है। टेस्टुडो जो होता है वो टॉर्टाइल का वैज्ञानिक नाम है, और कछुआ रेंगने वाला जीव है, इस कारण से उसको रेप्टाइल में रखेंगे। तो टेस्ट्यूडो जो है वो रेप्टाइल आ जाएगा, कछुआ। उसके बाद कोलंबा जो बचता है, कोलंबा जो बचता है वो क्या है? तो ये पिजन है, कबूतर का वैज्ञानिक नाम है, और इस कारण से इसको जो है वो पक्षी में रखेंगे, एविज में रखेंगे। तो ये 2 हमारा यहाँ से बनेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। 4-3-2 4-3-1-2। ठीक है। बाकी नकली मछली कौन कौन सा होता है? तो नकली मछली जो है वो जेली फिश होता है, स्टार फिश होता है, सिल्वर फिश होता है, कटल फिश होता है, वेल होता है। ट्रू फिश जो होता है वो सी हॉर्स होता है, डार्क डॉग फिश होता है, फ्लाइंग फिश होता है। एम्फीबियन में मेढक हो गया, टोड हो गया, स्लेमेंडर हो गया, इख्तियो फिश हो गया। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
सवाल पूछा रहा है कि लंबे समय तक वायुमंडल के संपर्क में रहने पर चांदी का आभूषण जो है वो काले क्यों पड़ जाते हैं? काले क्यों पड़ जाते हैं? तो चांदी जो है वो हवा में जो मौजूद होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है उसके साथ रिएक्शन करता है और सिल्वर सल्फाइड जो है वो उसकी एक परत चढ़ जाती है चांदी पे, इस कारण से ये होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाओगे, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है। चांदी जो है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, नोबेल धातु है, और हवा में मौजूद जो शुद्ध ऑक्सीजन या फिर नमी है उसके साथ ये आसानी से रिएक्शन जो है वो नहीं करता, लेकिन हवा में प्रदूषण के कारण थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो मौजूद होती है, जिसमें यह सड़े हुए अंडे जैसी गंध जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। तो चांदी इस H2S जो होता है, चांदी क्या है? एजी है। एजी जो है वो H2S जो होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, इससे जो है वो धीरे धीरे रिएक्शन करता है और अपनी सतह पर जो है वो सिल्वर सल्फाइड की एक जो है वो परत बना लेती है। Ag2S सिल्वर सल्फाइड की एक जो है वो परत बना लेती है रिएक्ट करके। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सिल्वर सल्फाइड, और सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो इसीलिए चांदी जो है वो ब्लैक हो जाता है, कॉपर जो है वो कॉपर जो है वो हरा हो जाता है। तो सिल्वर सल्फाइड के कारण चांदी का आभूषण या बर्तन जो है वो ब्लैक पड़ जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा सवाल है। ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड की बात करें, कॉपर मैंने बताया ना कि कॉपर किस कारण से होता है, तो कॉपर जो होता है वो हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और नमी के साथ रिएक्शन करके कॉपर जो है वो ग्रीन परत ले लेता है, और वो जो होता है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, और कुछ नहीं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। उसी तरह से आयरन जो होता है, तो लोहे पर ऑक्सीजन और नमी के कारण जो है वो रेडिश ब्राउन रंग का जंग लगता है, रस्ट लगता है, जो होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2, Fe2O3। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन जो है वो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, ये याद रखना है। सिल्वर ऑक्साइड की बात करें, ऑप्शन नंबर बी में जो सिल्वर ऑक्साइड दिया हुआ है, सिल्वर ऑक्साइड जो दिया हुआ है, ये क्या है? तो चांदी सामान्य तापमान पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, लोहे जो है वो ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं Fe2O3, इसी के कारण जंग लगता है। उसके बाद कार्बन कालिक होता है, कार्बन सूट जो होता है वो केवल गंदगी है, इसे धोकर साफ किया जा सकता है, तो कोई ऐसा नहीं है। सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो चांदी की नमी जो पानी है उसके साथ प्रतिक्रिया जो है वो नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी जितना जरूरी था वो मैंने बता दिया है। तो रिएक्टेंट ऑफ सिल्वर कौन सा है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। बनाता क्या है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, और बनाता क्या है? तो बनाता है सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, और उनका क्या क्या यूज है, ऐसा जो है वो सवाल क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन निकल रहा है, उगमों पर विचार करना है, और कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो इंडो हाइपोफाइसिस, इंडो हाइपोफाइसिस पहला है, इंडो हाइपोफाइसिस। इंडो हाइपोफाइसिस जो होता है वो प्रोलैक्टिन बनाता है, प्रोलैक्टिन बनाता है, ये सही है, प्रोलैक्टिन बनाता है। इंडो हाइपोफाइसिस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर लोब होता है, अग्र भाग होता है, उसी का वैज्ञानिक नाम है, और यह जो है वो प्रोलैक्टिन दूध बनाने वाला जो हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन जो होता है, टीएस जो होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये सब निकालता है। तो एंडोफाइसिस जो है वो है क्या? तो एंडोफाइसिस कुछ नहीं, ये जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब है। तो ये सीधी सी बात यहाँ पे पिट्यूटरी की हो रही है। ठीक है। हमने ऑलरेडी क्लास में बता रखा है इस बारे में, तो पहला सही हो गया। न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है वो ऑक्सीटॉक्सिन बनाता है, तो ये भी जो है वो सही होगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस। देखो, प्यूस ग्रंथि का जो पोस्टीरियर लोब होता है, यह हाइपोथैलेमस द्वारा बनाए गए दो हार्मोन्स यहाँ पे मिलते हैं, एक जो है वो ऑक्सीटॉक्सिन और दूसरा जो है वो वेसोप्रेसिन। आपको पता है कि पोस्टीरियर लोब से दो ही हार्मोन्स जो है वो निकलते हैं, वेसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको बोलते हैं, और एक जो होता है वो ऑक्सीटॉक्सिन, यही दो निकलता है, और इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब को बोलते हैं, और एंडो हाइपोफाइसिस जो है वो इंटीरियर लोब को बोलते हैं। हमने बहुत डिटेल से इस बारे में चर्चा की है क्लास में, तो दोनों के दोनों सही हो गए।
तीसरा जो है वो पीनियल ग्लैंड, तो एक दो तो सब में दिख रहा है मुझे, तो यहाँ से आंसर नहीं निकलेगा। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो है वो सबसे छोटा ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होता है वो वहां से क्या निकलता है, तो वहां से हमारा मेलाटोनिन निकलता है। क्या निकलता है, हमारा पीनियल ग्लैंड जो होता है वहां से मेलाटोनिन निकलता है। हमने काफी डिटेल से इस बारे में बात की है। मस्तिष्क में स्थित जो पीनियल ग्लैंड होता है वहां से मेलाटोनिन निकलता है, और यही मेलाटोनिन जो होता है वही यही जो होता है वो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। स्लीप अवेक साइकिल मेलाटोनिन ही निर्धारित करता है। मेलाटोनिन और मेलानिन दोनों अलग अलग बातें हैं, हमने काफी डिटेल से बात भी की है। उसके बाद जो है वो अधिवृक्क ग्रंथि आपको यहाँ पे दिख रही होगी, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से क्या एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो निकलता है। तो ये जो एससीटीएच जो है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन होता है वो एड्रिनल ग्रंथि से नहीं निकलता। ये जो है वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और ये जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को बस आदेश देता है कि आप एड्रिनल ग्रंथि से एड्रीनालाइन और कोर्टिसोल निकाल दो। तो ये एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ना, ये कहाँ से निकलता है, तो ये पिट्यूटरी से निकलता है। पिट्यूटरी से निकलता है, ये आदेश देता है एड्रिनल ग्लैंड को कि तुम क्या निकालो, तो तुम एड्रेनाइलिन निकालो, एड्रीनाइलिन निकालो। F3 हार्मोन जो होता है, फियर फाइट एंड फ्लाइट, आप निकाल दो। तो ये कौन सा हार्मोन निकालने के लिए बोलता है, तो ये एड्रीनाइलिन, एड्रिनल ग्रंथि को बोलता है कि आप जो है वो एड्रीनाइलिन हार्मोन निकालो और कोर्टिसोल निकालो। एड्रीनाइलिन निकालो और कोर्टिसोल निकालो। आपने क्लास देखी होगी ना, तो आसानी से आप चीजों को सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद जो है वो अग्नाशय की, तो ये क्या होगा, गलत हो गया, चार गलत। तो चार जैसे ही गलत हुआ तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन और बच रहे हैं। अब अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं जो होती है, क्या अल्फा से इंसुलिन निकलता है, नहीं भाई। अग्नाशय में अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिका होती है। अल्फा जो होती है उससे जो है वो ग्लूकागन हार्मोन निकलता है, बीटा जो होती है वहां से इंसुलिन निकलता है, और डेल्टा जो होता है वहां से सोमैटो अस्टेटिन हार्मोन जो है वो निकलता है। तो ये भी गलत हो गया, पचमा जो है वो ये भी गलत हो गया, क्योंकि बीटा सेल से निकलती है। उसके बाद कार्पस ल्यूटियम है, ये तो जनन ग्रंथि से संबंधित है। तो कार्पस ल्यूटियम से क्या प्रोजेस्टेरॉन जो है वो निकलता है। तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है, तो महिलाओं का जो ओवेरी होता है, जो अंडाशय होता है, उसमें अंडे निकलने के बाद जो बची हुई संरचना होती है वही कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। वही जो है वो गर्भाशय को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन जो है वो निकालती है। तो ये तो सही हो जाएगा। तो पांच जो है वो गलत हो गया, छह जो है वो सही हो गया। तो पांच जैसे ही यहाँ पे गलत हुआ, तो आपका आंसर नंबर डी जो है वो डी के साथ चला जाएगा, डी के साथ चला जाएगा। तो इंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको एड्रिनो हाइड्रोफिलिक बोलेंगे, वहां से प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एसीटीएच निकलता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको न्यूरोफाइफोसिस जो कहेंगे, वहां से ऑक्सीटॉक्सिन और वेसोप्रेसिन निकलेगा, दो ही निकला है। पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन निकलता है, पैंक्रियाज का अल्फा सेल से ग्लूकागन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन निकलता है। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हार्मोन निकलता है, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल फिर से बोल रहा है कि बैलेंस फोर्स सूची बनाना है आपको, कि कौन सा में कौन जाएगा। तो बैलेंस फोर्स कौन सा है, तो गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, त्वरण, त्वरण और शून्य है, ये आपका ऐसे दिया हुआ है। तो बैलेंस फोर्स, संतुलन फोर्स क्या होता है, तो जब किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला सभी बल का जो नेट फोर्स हो, वो एफ नेट जो है वो जीरो होता है। तो वस्तु की गति में कोई जो है वो परिवर्तन नहीं होता है। न्यूटन का दूसरा नियम एफ बराबर एम ए के अनुसार एफ बराबर जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी शून्य हो जाता है। तो पहला का तीन चला जाएगा। एक्सेलरेशन जब जीरो हो, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, फोर्स जैसे ही जीरो करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि मास तो जीरो हो नहीं सकता है। समझ में आ गया ना, मास तो जीरो हो नहीं सकता है, तो एफ ही जीरो होगा ना। तो बैलेंस फोर्स में एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। ठीक है। उसके बाद असंतुलित बल, अनबैलेंस जो फोर्स होता है, अनबैलेंस जो फोर्स होता है, वहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो वस्तु की गति या दिशा जो है वो बदलती रहती है। इसका मतलब इसमें जो है वो एक्सेलरेशन है जो वो नॉन जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो कहाँ है, तो चार में है।
तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो जाएगा। उसके बाद कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो संपर्क में आने से जो बल लगेगा, तो जब जब दो वस्तु को भौतिक रूप से एक दूसरे में फिजिकल कांटेक्ट ला के लाते हैं तो उस फोर्स को फ्रिक्शन बोला जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल हो जाएगा, नंबर 1 पे हो जाएगा। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आसान सा सवाल है। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो नाक के अग्र सिरे पर, टिप ऑफ नोज उस पे पाया जाता है, तो यस टिप ऑफ नोज पे पाया जाता है। बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, तो यस ये भी होता है, सही है। वो डिस्क कहलाता है, ऐसे ऐसे रहता है, फिर हड्डी होगा। तो ये ऐसे ऐसे मान लो कि 33 हड्डियां हैं ना, तो इनके बीच में जो है वो होता है, जिसको डिस्क जो है वो कहा जाता है, तो वो भी होता है। हाँ, आउटर ईयर जॉइंट्स ये भी होता है, तो तीनों सही है, तो उपरोक्त तो सभी के साथ हम जाओगे। कार्टिलेज जो होता है वो मानव कंकाल तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन की तरह ही बहुत कठोर नहीं होता, बस फ्लेक्सिबल होता है, रबर जैसा होता है। तो यह जो है वो वर्टिब्रल कॉलम की हर दो हड्डियों के बीच जो है वो कार्टिलेजस डिस्क होता है, और ये शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करती है और हमें झुकने में मदद भी करती है। नाक के सिरा, टिप ऑफ द नोज में भी ये मिलता है। उसके बाद आउटर ईयर है उसमें मिलता है। इसके अलावा आपको ट्रैकिया में मिलेगा, ट्रैकिया के जो छल्ले होते हैं ना उनमें मिलेगा। आपको हड्डियां का जो जोड़ होता है वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये सब होता है, ठीक है। बोन बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसको ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है, और कार्टिलेज बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है उसको जो है वो कोन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। हमने ऑलरेडी बता रखा है इस बारे में। शार्क एक ऐसी मछली है जिसके शरीर में कोई भी बोन नहीं होता, वो पूरा पूरा कंकाल जो उसका होता है वो कार्टिलेज का ही बना होता है। कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स जो है वो नहीं होता है, अवेस्कुलर होता है, इसीलिए यदि कार्टिलेज में चोट लग जाए तो वो ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल है ब्रेकिंग डाउन बिल्डिंग एटीपी डीएनए, सेल से संबंधित है। तो सबसे पहले देखो आपको आता क्या है, ये बात कर लो आप। तो आपको देखो, आपको दिख रहा होगा एनर्जी की करेंसी। तो एनर्जी की करेंसी तो आप जान रहे हो कि ये एटीपी है, तो 3 का तो 1 के साथ आप चले जाओगे आसानी से। 3 का तो 1 के साथ आप चले जाओगे, तो 1 नंबर पे आपका कौन आ जाएगा? 1 नंबर पे आपका जो है वो आ जाएगा। तीन तीन का जो है वो किसके साथ जाएगा? 3 का जो है वो 1 के साथ जाएगा। तो 3 का 1 के साथ कौन है? देखो तो भाई एक ही ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाओगे। अब देखो ब्रेकिंग डाउन में क्या आ जाएगा, तो ब्रेकिंग डाउन मतलब कैटाबोलिज्म हो रहा है, काट रहे हैं। कैट मतलब काटना, तो ठीक है काट रहे हैं, तो 3 हो गया। बिल्डिंग अप मतलब बिल्ड कर रहे हैं, तो एनाबोलिज्म कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो एनाबोलिज्म हो गया। तो ये 4 हो गया, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। डीएनए क्या होता है? तो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, तो ये जो है वो 2 हो गया। तो ऐसे करके होता है। ब्रेकिंग डाउन कैटाबोलिज्म हो रहा है, पाचन या फिर श्वसन ये सब ले लो। बिल्डिंग जो एनाबोलिज्म होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन का फॉर्मेशन ले लो। और कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों को मिला देंगे तो वो जो है वो मेटाबॉलिज्म होता है। एटीपी एनर्जी करेंसी आपको पता है। डीएनए जो होता है वो स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। प्रोटीन और स्टार्च जो होता है वो बहुत छोटे छोटे अणु, अमीनो एसिड और ग्लूकोज को मिलने से बहुत बड़े अणु बनते हैं, इसीलिए जो है वो मैक्रो मोलिक्यूल्स जो है वो पॉलीमर्स कहलाते हैं। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टोरेज ऑफ हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए होता है ना, तो ये 5 होगा। प्रोटीन और स्टार्च जो है ना ये जो है वो 4 होगा। ये जो है वो 2 होगा मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, और इस सेट का लास्ट सवाल, उसके बाद नेक्स्ट सेट लाऊंगा और उसमें आगे बचे हुए 17 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। सवाल पूछा रहा है कि ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। हीट जो होती है, तो आप एक बर्तन है आपके पास, इस बर्तन को आपने ऐसे ऐसे पकड़ रखा है अपनी हाथों से। मान लो कि इस बर्तन को आपने अपनी जो है वो हाथ है, उस हाथ से आपने इसको पकड़ रखा है। यहाँ पे जो है वो ऐसे फ्लेम जो है वो जल रही है, आग जो है वो जल रहा है, तो हीट जो है वो कैसा ट्रांसफर होगा? हीट जो है वो हाई से लो की ओर ट्रांसफर होगा। आप देखते हो ना कि जल जाता है, इसी कारण से तो हाथे में प्लास्टिक लगा हुआ होता है। तो हीट का जो ट्रांसफर होता है
हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कैसा होता है? तो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो गर्म वस्तु से निम्न वस्तु की ओर होता है, हाई से लो की ओर होता है। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है, तो ये तो सही है। और ये थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा रूल है? तो ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल है। सेकेंड रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। उसके बाद के है, तो परम शून्य ताप जो है वो 0 केल्विन होता है। तो ये भी जो है वो सत्य है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है वो 0 केल्विन होता है। वह न्यूनतम संभव तापमान जहां पे अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो शून्य हो जाए, और केल्विन पर यह तापमान जो होता है वो 0 केल्विन, और सेल्सियस पर कितना होता है? तो सेल्सियस पर -273, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। -273.15। तो दूसरा भी सही हो गया। उसके बाद जो है वो विकिरण निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, तो ये तो गलत है ना। विकिरण से ही तो सूर्य की ऊर्जा हमें मिलती है, रेडिएशन से ही तो सन की लाइट आती है। तो ये फॉल्स है। ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है: चालन, कंडक्शन, संवहन, कन्वेंशन, और फिर विकिरण, रेडिएशन। तो रेडिएशन जो है वो विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके रूप में चलता है और किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये वैक्यूम में आसानी से चल सकता है, जैसे सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक निर्वात से ही होकर आती है। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो एल गलत जैसे ही हुआ तो ये गलत, एल गलत जैसे ही हुआ तो ये गलत। अब दो ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं एम क्या बोलता है। तो चालन के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक है, कंडक्शन के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक है, तो ये सही है। मुख्य रूप से ठोस जो होते हैं ना, उनमें ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में टकराते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, इसीलिए उनके लिए जो है वो मटेरियल जो मीडियम है उसकी आवश्यकता होती है। तो 100% ये जो है वो सही हो जाता है। तो आपका I K M होगा। ठीक है। I K M होगा, आई नहीं, J K M होगा। K M, J K M होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाओगे, सी के साथ आप जाओगे। कन्वेक्शन आपको पता है, केल्विन में ही परम शून्य ताप नापा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 0 केल्विन बोलेंगे। ठीक है। तो आज का ये सेट रहा। ठीक है। तो ये रहा वीडियो, जहाँ पे हमने काफी डिटेल से 20 क्वेश्चंस है उनको डिस्कस किया। आने वाला जो वीडियो होगा उसमें 17 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको डिस्कस कर लूंगा पार्ट नंबर 4 में। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।